Hello, my dear students. Welcome to the social science class, and this is a second video of the chapter 4 of history, the Mughal Empire. I hope that you have understood the concepts that I have told you in video 1, and now we'll continue with the further topics of this chapter. So here on this page you can see a map. And this map shows the expansion of Mughal Empire, military campaigns under Akbar and Aurangzeb. See how much territory they have annexed with the Mughal Empire. It's the expansion of Mughal Empire during Akbar and Aurangzeb's reign. ठीक है, इस मैप को अच्छी तरह से देखना तो आपको समझ में आएगा कि मुगल एम्परर्स जो थे उनकी जो एक्सपेंशन थी वो कहाँ कहाँ तक थी. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर देखो कितनी दूर तक, काबुल है वहां पर, एंड देयर इज दिस कांधार जहां तक उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया था. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मुगल ट्रेडिशंस एंड ऑफ सक्सेशन. सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार. उत्तराधिकार के लिए मुगल्स की क्या ट्रेडिशंस थी? द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनाइचर. प्राइमोजेनाइचर और कोप्रासिनेरी दो तरह की सक्सेशंस होती हैं. दैट मीन्स जो राजा होता है जब वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है तो दो तरह से कर सकता है. एक तो है प्राइमोजेनाइचर जिसमें क्या होता है, द एल्डेस्ट सन इनहेरिट्स द फादर्स एस्टेट. जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसको फादर की क्या मिल जाती है, प्रॉपर्टी या पूरा एस्टेट फादर का एल्डेस्ट सन को मिल जाता है. और इस जैसा कि पहले से राजा महाराजाओं के समय में होता आया है कि जो एल्डेस्ट सन है वो ही राजा के बाद गद्दी पर बैठते थे. बट अनदर ट्रेडिशन वाज द ट्रेडिशन ऑफ कोप्रासिनरी. कोप्रासिनरी इनहेरिटेंस मुगल्स और टिमुरिड लोग फॉलो करते थे. टिमुरिड कस्टम्स है ये, और इसमें क्या होता है, द डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स. सभी सन्स के बीच में जितने बेटे हैं सम्राट के, राजा के, उनके बीच में जो एस्टेट है वो डिवाइड हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड द कोप्रासिनरी इनहेरिटेंस. तो मुगल्स कौन सी इनहेरिटेंस को फॉलो करते थे, कौन सा ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन फॉलो करते थे? दे फॉलोड द कोप्रासिनरी सिस्टम ऑफ सक्सेशन. ठीक है, नाउ वी कम टू मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स. मुगल्स के दूसरे रूलर्स के साथ में कैसे रिलेशंस थे? हमने टेबल 1 में देखा है दैट मुगल्स जो थे वो इंडिया में आते ही जब उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया तो उन्होंने दे हैव led military campaign against all the rulers who refused to accept their authority. जिन भी रूलर्स ने उनकी अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया उन सबके खिलाफ उन्होंने कैंपेन्स किए, मिलिट्री कैंपेन्स किए, और धीरे धीरे बहुत सारे राजाओं को अपने सामने झुकाया. ठीक है, और बहुत सारे लोग जो थे वो खुद ही वॉलंटरीली मुगल्स की अथॉरिटी मानने के लिए तैयार हो गए थे. और उसमें से एक एग्जाम्पल है हम राजपूत्स का. राजपूत्स, सम ऑफ द राजपूत्स दे हैड एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ मुगल्स वॉलंटरीली, सम ऑफ द रूलर्स, बट सम रेजिस्टेड ऑल्सो. ऐसा नहीं कि सारे ही राजपूत्स मान गए थे, बट some Rajputs have accepted the authority of Mughals and they have married their daughters into Mughal families. आपने जोधा अकबर का नाम सुना है? जोधा अकबर मूवी भी है, जोधा अकबर एक सीरियल भी आता था. तो उसमें जोधा कौन है? जोधा वॉज द वाइफ ऑफ अकबर जो कि एक राजपूत प्रिंसेस थी. ठीक है, इन दिस बॉक्स सी मुगल मैरिजेस विद राजपूत्स. यहाँ पे क्या बताया हुआ है, दैट द मदर ऑफ जहांगीर वॉज अ कछवाहा प्रिंसेस, जो कि एक अम्बेर की राजपूत राजकुमारी थी. अम्बेर जो कि आज के समय में जयपुर है, उस समय पर वो अम्बेर राज्य कहलाता था, तो वहां के राजपूत रूलर की डॉटर थी वो. सिमिलरली द मदर ऑफ शाहजहां वॉज अ राठौर प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़. राजपूत रूलर मारवाड़ यानी जोधपुर वाला एरिया राजस्थान में, वहां के राजपूत रूलर की बेटी थी शाहजहां की मदर. ठीक है, दैट मीन्स द वाइफ ऑफ जहांगीर. और मदर ऑफ जहांगीर मतलब द वाइफ ऑफ अकबर.
क्लियर? समझ में आ रहा है कि राजपूत जो थे वो उनके सामने उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली थी अथॉरिटी और कुछ ने रेजिस्ट भी की थी, लाइक द सिसोदिया राजपूत। द सिसोदिया राजपूत दे रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन वंस डिफीटेड उनके साथ क्या हुआ कि द मुगल्स दे हैव ट्रीटेड देम ऑनरेबली। मुगल्स ने एक बार सिसोदिया राजपूत को हराया, जब मेवाड़ को अपने कब्जे में किया, तब उन्होंने जो सिसोदिया राजपूत थे उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, उनको ऑनरेबली ट्रीट किया और उनकी लैंड्स जो थी वो वापस कर दी एज जागीर्स, एज असाइनमेंट्स। ठीक है, वतन जागीर के नाम से बोला जाता था उनको उस समय पर, तो उनकी लैंड उनको वापस कर दी। तो ये राजपूत जो मुगल्स थे दे हैड अ वेरी केयरफुल बैलेंस कि उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को ह्यूमिलिएट नहीं किया, मतलब उनकी बेइज्जती नहीं की, उनको जीतने के बाद भी उनको ऑनरेबली ट्रीट किया, जिससे कि उनका इन्फ्लुएंस बहुत सारे किंग्स और बहुत सारे चीफ्टेंस के ऊपर बहुत अच्छा उनका प्रभाव पड़ा, इसीलिए वो मुगल्स की अथॉरिटी को मानने को तैयार हो गए। लेकिन ये चीज हर राजा के साथ नहीं थी, हर किसी ने ऐसा नहीं किया। लाइक औरंगजेब का हमने सुना है ना कि उन्होंने शिवाजी को, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दैट ही इंसल्टेड शिवाजी एंड ही कैप्चर्ड शिवाजी बाय चीटिंग। उन्होंने उनको धोखे से गिरफ्तार कर लिया था और कैद करके आगरा में रखा था। सो दिस वाज नॉट मेंटेन्ड बाय ऑल द मुगल रूलर्स, बस बेसिकली जो अच्छे मुगल रूलर्स जिनका अच्छे इन्फ्लुएंस में नाम आता है, उन मुगल्स ने अपने अपोनेंट्स को अच्छे से ट्रीट किया है, उनको ह्यूमिलिएट नहीं किया है। ठीक है, सो दिस वाज व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस टॉपिक कि मुगल्स रिलेशंस विद अदर रूलर्स, उनके रिलेशंस दूसरे रूलर्स के साथ में अच्छे थे। वो मिलिट्री कैंपेन्स जरूर चलाते थे, जो उनकी अथॉरिटी रिफ्यूज करता था मानने से उनके खिलाफ वो मिलिट्री कैंपेन्स चलाते थे और बहुत सारे राजाओं को उन्होंने अपने सामने झुकाया, उनकी प्रॉपर्टीज एनेक्स की और जो राजपूत रूलर्स थे उनको उनकी प्रॉपर्टीज एज असाइनमेंट्स उन्होंने वापस भी कर दी। ठीक है, तो दे मेंटेन्ड अ केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग देयर ओपोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टेक इज मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। ठीक है, मनसबदार और जागीरदार्स क्या होते थे? अब क्या हुआ कि मुगल्स का एम्पायर जो था वो बहुत एक्सपैंड हो रहा था, वो बहुत सारी टेरिटरीज को कैप्चर करते जा रहे थे, तो दे हैव अ बिग एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, दे हैव टू रिक्रूट पीपल टू मेंटेन द जागीर्स, टू मेंटेन द लैंड दैट दे हैव कैप्चर्ड। उसके लिए उनको बहुत सारे लोगों की जरूरत थी जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन चला सके, तो इसलिए मुगल्स ने क्या किया, दे हैव रिक्रूटेड अ डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल। उन्होंने बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया, दैट मीन्स उन्होंने नौकरी पर रखा। ठीक है, अब ऐसा नहीं था कि उनके उसमें केवल टर्किश लोग ही थे, केवल टर्किश लोग नहीं थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, बट उसमें ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत्स, मराठास और बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल से उन्होंने अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टाफ कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने वो मेंटेन किए थे। तो जो लोग भी मुगल सर्विस को ज्वाइन करते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था मनसबदार्स। Those who joined Mughal services were enrolled as mansabdars. The term mansabdars refer to an individual who holds a mansab. mansabdar मतलब जिसके पास एक मनसब है, और मनसब का मतलब क्या है? A position or a rank. ठीक है, तो the person that holds a mansab is called mansabdar and the meaning of mansab is a position or a rank. और ये एक तरह का ग्रेडिंग सिस्टम था जिसमें कि उनको क्या फिक्स किया जाता था? उनकी रैंक फिक्स की जाती थी, उनकी सैलरी और उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर रैंक, अलग अलग रैंक के मनसबदार्स होते थे और उनकी रैंक, उनकी सैलरी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होती थी। मतलब जितना ज्यादा रैंक होगा उसका, उतनी ज्यादा उसकी सैलरी होगी और उतनी ज्यादा उसके पास मिलिट्री होगी। तो ये सभी डिटरमिन करने के लिए उन्होंने जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू या एक संख्या जो रखी थी वो क्या कहलाती थी? जात। ठीक है, जात के नाम से उनकी रैंक और सैलरी डिसाइड हो जाती थी। तो जिसका जितना ज्यादा जात
The higher the Zat, the more prestigious was the noble's position in court and larger his salary. जितना ज्यादा जाट जो है वो रैंक बताएगी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा रैंक होगी उतनी ज्यादा उसकी सैलरी होगी, उतनी ज्यादा उसकी पोजीशन अच्छी होगी, मतलब वो हाई पोजीशन पर होगा वो नोबल। आ रहा है समझ में? सपोज एक नोबल है, एक मनसबदार है जिसकी जात जो है वो 1000 है, और एक मनसबदार है जिसकी जात जो है वो 5000 है। तो हायर कौन सा होगा? 5000 वाला, ठीक है। 5000 जिसकी जात है, 5000 जात का जो मनसबदार है, दैट विल होल्ड अ हायर पोजीशन, अ प्रेस्टिजियस पोजीशन एंड लार्जर सैलरी एंड अ बिग आर्मी एज कंपेयर टू अ मनसबदार हु हैज 1000 जात, ठीक है। 1000 जात उसकी रैंक है। तो अब मनसबदार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती थी? मनसबदार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी कि वो एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार या कैवलरी मैन आर्मी को मेंटेन करे, ठीक है। एक उनको नंबर होता था उनका, जैसे 1000 जात है तो 1000 की आर्मी उनको रखनी पड़ेगी। तो वो अपनी आर्मी के जो कैवलरी मैन होते थे, जो सवार होते थे, उनको दरबार में लाते थे, मतलब कैवलरी मैन फॉर उनका रिव्यू होता था, उनका रजिस्ट्रेशन होता था, उनके हॉर्सेस की को ब्रांड किया जाता था, और फिर जब सारा रजिस्ट्रेशन हो जाता था तब उनको जो मुगल एम्पायर था वो पैसे देता था टू पे देम एज सैलरी। किसको सैलरी देने के लिए? आर्मी के सवार को, आर्मी के जवानों को, ठीक है। तो मनसबदार की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी कि एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार या कैवलरी मैन उन्हें मेंटेन करने पड़ते थे। वो सवार जो है वो राजा के साथ रजिस्टर्ड होते थे, उनके हॉर्सेस की ब्रांडिंग होती थी, और फिर उनको सैलरी देने के लिए पैसे एम्पायर से मिलते थे। अब मनसबदार की खुद की सैलरी का क्या होता था? जब वो काम कर रहा था उसको खुद को भी तो सैलरी मिलती थी ना। तो वो सैलरी कैसे मिलती थी? इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम जागीर्स, ठीक है। उन्हें जागीर या उनको एक लैंड अलॉट कर दिया जाता था, उस लैंड से जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो उस मनसबदार की सैलरी होगी। जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था ना, इक्ताज होते थे। इक्ताज यानी जो इक्तेदार होता था, वो जो उसकी लैंड होती थी वहां से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करेगा वो उसकी सैलरी होती थी। तो इसी तरह से मनसबदार को जागीर्स दे दी जाती थी। इसीलिए हमने हेडिंग में क्या पढ़ा है? जागीरदार्स। जागीरदार मतलब जो उस जागीर का मालिक है, जो उस जागीर का मनसबदार है, वही जागीरदार भी है। तो उस जागीर से वो जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करेगा वो उसकी सैलरी होगी, ठीक है। और इस तरह से कैलकुलेट करके ही, केयरफुली कैलकुलेट करके इस तरह से बनाया गया था अकबर के राज्य में, अकबर के कार्यकाल में, कि सैलरी के बराबर ही जागीर उनको अलॉट की जाती थी, ठीक है। जितनी जिस मनसबदार की सैलरी है उसके आसपास इतनी बड़ी जागीर उसको दी जाए कि उसका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो उसकी सैलरी के बराबर हो जाए, ठीक है। तो बस यहाँ पे डिफरेंस ये था कि दिल्ली सल्तनत में जो इक्तेदार होता था वो अपनी इक्ता में ही रहता था, मतलब अपनी जागीर में ही रहता था। बट यहाँ पर मनसबदार जरूरी नहीं है कि वो अपनी जागीर पर ही रहे या जागीर ही उसका रेजिडेंस हो। वो किसी देश के या टेरिटरी के किसी और शहर में या किसी और जगह पर काम कर रहा होता था और जागीर उसको कहीं और की अलॉट होती थी। तो उसका काम क्या था? केवल वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करना, और ये रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो अपने सर्वेंट्स को एम्प्लॉय करके रखते थे। वो सर्वेंट्स वहां से उनके लिए रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। इट वॉज नॉट नेसेसरी कि दे हैव टू लिव देयर ऑल्सो, वो वहीं पर रहकर काम करें, ऐसा जरूरी नहीं था। किसके टाइम पे? मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, मुगलिया काल में जागीरदार को जागीर पर रहना जरूरी नहीं था, ठीक है। एक और ये बॉक्स में क्या दिया हुआ है कि नोबल्स विद जाट ऑफ 5000 वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000। ये आपको मैंने बताया कि जाट रैंकिंग किस तरह से होती थी कि जो 5000 का रैंक होल्डर है उसकी रैंक 1000 वाले नोबल से ज्यादा होगी। तो इस तरह के अकबर्स के राइन में 5000 जाट वाले 29 मनसबदार थे, ठीक है। जबकि औरंगजेब की राइन में 5000 रैंक वाले मनसबदार कितने हो गए? 79। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्या हो रहा था। औरंगजेब और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रहा था और ज्यादा लोगों का की सैलरी का बोझ सरकार के ऊपर था, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर था। जब 29 लोगों को 5000 जाट दिया जाएगा तो वो कम होगा। फिर अब उसने नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ मनसबदार बढ़ा दिए, 79 कर दिए, तो फिर उनकी सैलरी का प्रेशर तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पड़ेगा ना। तो हायर एक्सपेंडिचर था किसके टाइम पे? औरंगजेब के टाइम पे, ठीक है।
अब हमने क्या पढ़ा कि अकबर के जो टाइम पर जो जागीर थी वो बहुत केयरफुली असेस की जाती थी कि जो रेवेन्यू है वो उन मनसबदार की सैलरी के बराबर या रफली उसके बराबर आना चाहिए। लेकिन औरंगजेब के समय पर क्या हुआ, दिस वाज नो लॉन्गर द केस, क्योंकि इस समय पर क्या होने लगा कि जो उनको जागीर अलॉट की जाती थी उससे जो कलेक्शन हो रहा था वो जनरली लेस होता था। किससे? सैलरी से कम उनका रेवेन्यू कलेक्शन होता था जागीरदार का। और क्योंकि उन्होंने मनसबदार की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, जैसे हमने पढ़ा ना कि 29 तो अकबर के टाइम पे थी और औरंगजेब के टाइम पे 79 हो गई, तो इसीलिए जागीर के लिए मनसबदार को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता था। ठीक है, विच मेंट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर। जागीर के लिए वेटिंग चलती थी, समझ लो कि उनको जागीर अलॉट नहीं हो पाती थी क्योंकि जागीर की शॉर्टेज हो गई। जब नंबर ऑफ मनसबदार तो इतने बढ़ा दिए, जागीर तो इतनी नहीं पड़ी ना, तो फिर इसलिए जागीर की शॉर्टेज होने लगी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब जागीरदार को जागीर मिल जाती थी तो वो चाहते थे कि जितना ज्यादा कमा सकें, अभी पता नहीं कब जागीर हमसे छिन जाए, किसी और को मिल जाए, तो जितना हम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें इस जगह से उतना रेवेन्यू कलेक्ट कर लें। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, वो पावर का यूज करेंगे, वो किसानों को परेशान करेंगे, वो किसानों के साथ जबरदस्ती करेंगे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। तो इसका अल्टीमेटली प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? टू द फार्मर्स, टू द पेजेंट्स। पेजेंट्री क्लास जो थी वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होने लगी बिकॉज द जागीरदार दे ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड द जागीर। और इसीलिए द पेजेंट्री सफर्ड ट्रिमेंडसली ड्यूरिंग औरंगजेब्स राइल। औरंगजेब ने इन सब चीजों का ख्याल नहीं किया कि मेरे ऐसा करने से जो गरीब किसान है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो दे सफर्ड ट्रिमेंडसली ड्यूरिंग औरंगजेब्स राइन। ठीक है, ये दो पिक्चर्स हैं, इसमें क्या है, वन पिक्चर इज शोइंग द मनसबदार विद हिज आर्मी, उतनी आर्मी के साथ मनसबदार जा रहा है, बीच में देखो घोड़े पर मनसबदार है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दूसरी वाली पिक्चर में दिख रहा है द करप्शन दैट वाज ड्यूरिंग शाहजहां फादर्स एडमिनिस्ट्रेशन। शाहजहां के फादर कौन थे? जहांगीर के समय पर कितना करप्शन था, यानी देखो ऊपर रिश्वत लेता हुआ एक आदमी दिख रहा है, एक पोटली में पैसे ले रहा है, और यहाँ पर ये गरीब किसान बिल्कुल पतले दुबले बिल्कुल हड्डी जैसे किसान हो रहे हैं और उनके ऊपर एक जमींदार जो है वो लाठी बरसा रहा है, जमींदार का एम्प्लॉय। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि कितना ज्यादा पुअर पेजेंट्स को सहना पड़ रहा था, दे वर सफरिंग अ लॉट। ठीक है, नाउ जब्त एंड जमींदार्स। अब जब्त और जमींदार्स क्या है? जो मेन सोर्स था इनकम का वो क्या होता है? वो होता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो इनकम का मेन सोर्स होता है वो होता है टैक्स। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करके वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलाते हैं। और टैक्स ज्यादातर कहाँ से आ रहा था इस समय पर? पेजेंट्री से आ रहा था, क्रॉप से, एग्रीकल्चर से आ रहा था। और जहां ज्यादातर जगह पर क्या हो रहा था कि पेजेंट्स को टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए क्या होते थे? जमींदार होते थे। जमींदार को अलॉट किया जाता था कि आपको इतनी जागीर से, इतनी जमीन से टैक्सेस कलेक्ट करने हैं। तो वो लोकल हेडमैन भी हो सकता है या बहुत ताकतवर चीफटेन भी हो सकता है। दे कैन बी लोकल हेडमैन, जैसे मुखिया होता है गांव का, वो मुखिया हो सकता है जमींदार, या फिर बहुत पावरफुल सरदार हो सकता है, बहुत पावरफुल व्यक्ति हो सकता है किसी गांव का, रूरल एलीट हम जिसको कह सकते हैं, मतलब बहुत पैसे वाले लोग गांव के लेवल पर, क्योंकि बाकी लोग तो बहुत गरीब हैं, किसान हैं जो कि खेती कर रहे हैं मर मर के, और उनकी ज्यादा जो कमाई है वो किसमें जा रही है? टैक्स भरने में। मुगल एम्परर्स को टैक्स देने में ही उनकी कमाई खर्च होती जा रही है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सीन देखने को मिला, और वो था अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, टोडरमल। ही वॉज हिंदू पर्सन, हिंदू थे वो, जो कि अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे। और उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम निकाला था रेवेन्यू कलेक्शन करने का। थ्रू केयरफुल सर्वे उन्होंने क्या किया, पिछले 10 सालों में किसी किसान ने क्या फसल उगाई है, कितने एरिया में उगाई है और किस प्राइस पर बेची है, इसके हिसाब से उन्होंने टैक्स का कैलकुलेशन किया। ठीक है, 1570 से 1580, 10 साल की बात करें ना, वो पीरियड कौन सा है? 1570 से 1580। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। मतलब हर फसल के लिए अलग अलग उन्होंने टैक्स
घोषित करा, टैक्स को फिक्स किया, क्योंकि हर किसान एक जैसा टैक्स नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति ऐसी फसल उगा रहा है जिसकी जमीन बहुत उपजाऊ नहीं है, जहां पर पानी की सुविधा नहीं है, तो सपोज वो सोयाबीन की खेती कर रहा है या चने की खेती कर रहा है, और कोई व्यक्ति है जो चावल की खेती कर रहा है, उसके खेत में बहुत पानी है, तो नेचुरली जो चावल की खेती कर रहा है उसकी ज्यादा कमाई होगी। लेकिन आप टैक्स दोनों के ऊपर बराबर लगा दो, चने वाला भी उतना ही टैक्स भर रहा है, चावल वाला भी उतना ही टैक्स भर रहा है, तो ये एक तरह की ज्यादती है ना। तो इसके लिए टोडरमल ने एक तरीका निकाला था। उन्होंने पिछले 10 सालों में किसान की क्या फसल, क्या प्रोडक्शन रहा है, कितने प्राइस पर उसने बेची है फसल, और कितना एरिया उसने कल्टीवेट किया है, इसके हिसाब से उन्होंने टैक्स का कैलकुलेशन किया, और हर क्रॉप के लिए टैक्स कैश में अलग अलग फिक्स कर दिया। ठीक है। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। आया समझ में? इस सिस्टम को क्या कहते हैं? जब्त। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त एंड इट वॉज प्रिवलेंट इन दोज एरियाज। ये जहां पर पॉसिबल हो पाया, ये सिस्टम तो टोडरमल जी ने बहुत अच्छा चलाया, लेकिन ये पूरे मुगल साम्राज्य में लागू नहीं हो पाया, क्योंकि ये वहीं पर लागू हो पाया जहां पर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स जाकर सर्वे कर सकते थे, वो लैंड को वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते थे कि कहां पर किस चीज की खेती हो रही है और कहां पर किसानों को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। जहां जमीन उपजाऊ होगी नेचुरली वहां ज्यादा प्रॉफिट होगा, जहां कम उपजाऊ जमीन है वहां पर लोगों को, किसानों को कम प्रॉफिट होगा। तो दूर दूर के जो प्रोविंस थे, लाइक गुजरात, इधर पूरा वेस्ट में आ गए गुजरात, इधर ईस्ट में चले गए तो बंगाल, तो यहाँ पर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स सर्वे करने के लिए नहीं जा पा रहे थे, तो यहाँ पर ये सिस्टम लागू नहीं हो पाया। लेकिन जहां जहां मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स सर्वे कर पाए वहां पर ये अच्छे से लागू हुआ। कौन सा सिस्टम? जब्त सिस्टम। ठीक है। जब्त सिस्टम क्या था? एक रेवेन्यू का सिस्टम था, एक टैक्स लगाने का सिस्टम था, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था? वो बेस्ड था कि पिछले 10 सालों में किसान ने क्या फसल उगाई है, कितने एरिया में उगाई है और कितनी पैसों में बेची है, इसके हिसाब से हर तरह की फसल के लिए किसान के ऊपर अलग अलग तरह का टैक्स फिक्स किया गया था, और इसको कहते थे जब्त सिस्टम। ठीक है। और जमींदार तो आपको समझ में आई है, जमींदार किसको कहते हैं? जमींदार वॉज अ पावरफुल चीफटेन और द हेड ऑफ द विलेज, लोकल हेडमैन जिसको कहते हैं, हु वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स, जिसको की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि आप फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करो। ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति को जमींदार कहते थे मुगल एम्परर्स। ठीक है। और कुछ जो लोकल हेडमैन थे, कुछ जमींदार जो थे, वो बहुत पावरफुल भी हो गए थे, और उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ रिवोल्ट भी कर दिया था। ठीक है। जहां कहीं भी मुगल एम्परर्स की ज्यादती थी या वो एक्सप्लॉइट फील करते थे, तो वो क्या हुआ? पेजेंट्स के साथ में मिलके दे बिकेम रिबेलियंस एंड दे रिबेल्ड अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी। तो आखिर में जब औरंगजेब का एंड चल रहा था, जो एंड ऑफ द 17th सेंचुरी में, औरंगजेब को बहुत सारे ऐसे रिबेलियंस को फेस करना पड़ा, जिनको कि पेजेंट रिवॉल्ट्स बोलते हैं। ठीक है। वो मुगल एम्परर्स के खिलाफ वो लोग क्या कर देते थे? विरोध कर देते थे, क्रांति कर देते थे कि अब हम आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको नहीं मानेंगे। अकबरनामा एंड आईने अकबरी। अकबरनामा और आईने अकबरी क्या है? अकबरनामा एक बुक है, एक 3 वॉल्यूम बुक है। 3 वॉल्यूम मतलब 3 वॉल्यूम्स हैं इसकी, और जो लिखी गई है किसके बारे में? अकबर श्राइन के बारे में। अकबर का जो पूरा कार्यकाल था, जो उनका पूरा समय था, उसके ऊपर ये एक बुक लिखी गई है, which is known as Akbarnama, and it is a 3 volume history book, and it was written by Abul Fazl. Abul Fazl was a close friend of Akbar, and Akbar ordered him to write a history of his reign. So he wrote this 3 volume book known as Akbarnama. पहले वॉल्यूम में क्या है? The first volume dealt with Akbar's ancestors. अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में पहली वॉल्यूम है। सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स राइन, और जो तीसरा वॉल्यूम है उसका नाम है आईने अकबरी। तो हमें क्या याद रखना है कि अकबरनामा का ही एक भाग है आईने अकबरी।
अकबरनामा तीनों वॉल्यूम्स को मिला के अकबरनामा बोलते हैं, और जो थर्ड वॉल्यूम है जिसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनकी हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यूज एंड द ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, इन सब के बारे में लिखा गया है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आईने अकबरी। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है दैट हु रोट अकबरनामा, तो आंसर इज अबुल फजल। और अगर ये क्वेश्चन आता है हु रोट आईने अकबरी, तो अगेन द आंसर इज अबुल फजल, क्योंकि अकबरनामा का ही एक पार्ट है आईने अकबरी, राइट। So it also provides us the rich details about the tradition and culture of people living in India. और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट इसका क्या है कि आईने अकबरी में बहुत सारी स्टैटिस्टिकल डिटेल्स भी हैं, मतलब फिगर्स में डेटा दिया गया है कि वहां पर क्रॉप्स कैसी थी, ईल्ड यानी क्या प्रोडक्शन था, प्राइसेस, वेजेस, रेवेन्यूज, इन सब की डिटेल्स दी गई हैं, स्टैटिस्टिकल डिटेल्स, मतलब फिगर्स में उनकी डिटेल्स लिखी गई है आईने अकबरी के अंदर। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी डिटेल्ड स्टडी करके कितना डिटेल फैक्ट्स को उन्होंने मेंशन किया है आईने अकबरी में अबाउट अकबर्स राइन, ठीक है ना। ये अकबर रिसीविंग द अकबरनामा फ्रॉम अबुल फजल, ये उसके ऊपर एक ये पिक्चर है। So now we have completed up to this topic. The remaining topics we will discuss in the third video. तीसरे वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके बाय।